अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम नाज़रीन मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। समाजी मसाइल के ऊपर आजकल ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है प्रोग्राम में, और इससे पहले भी मामलात कुछ ऐसे ज़ेर बहस आए जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौसूल हुए। ख़ास तौर पर कानून साजी के हवाले से गुज़िश्ता दिनों इसकी बाज़गश्त रही है और मामलात बहुत ज़्यादा क्योंकि उलझाव का शिकार हो चुके हैं, इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी तरफ मईशत के जो मामलात हैं, बज़ाहिर लगता है ऐसा है कुछ देर के लिए कि सूरत हाल काबू में आ गई है, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि अगर ये दावा किया जाता है कि मईशत के मामलात में सुधार ला रहे हैं या ले आए हैं, उसके असरात आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर नज़र क्यों नहीं आते। रात से ही ये बाज़गश्त जारी है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में कमी मुतवक्किल है। अब हकीकतन ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ा भी दी जाएंगी तो सिवाय बेबसी के इजहार के हम क्या कर सकते हैं, और अगर कोई कमी हो भी गई तो उसका कितना असर पड़ सकता है। क्या बढ़ी हुई जो कीमतें हैं अशिया खुर्दोनोश पे ख़ास तौर पे, उन तमाम चीज़ों पे कीमतों में कमी वाक़ हो सकेगी, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ जो सियासी नौइयत के मामलात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जिस तरह की कंट्रोवर्सीज बयानात सामने आ रहे हैं, और ये भी कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद मरतबा ऐसा हो चुका है। इसी तरह की बातें, बयानात, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और जनाब गेट्स, न जाने कितनी तरह के गेट्स जिसके दरमियान से हमें गुजरना पड़ा, मेमो गेट्स और न जाने क्या क्या, माजी करीब की ही बात है कि मामलात जो है वो चलते रहे। तो बहरहाल ये मामलात अभी भी जारी हो सारी हैं। समझने की ज़रूरत ये है कि आखिर इन मामलात को कब हल किया जाएगा, और कोई भी हुकूमत हो अवामी मसाइल को हल करने के लिए कितनी संजीदा है और क्या इक़दाम करती है। यही हमारा सवाल हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। बहरहाल इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं। सैलाब के बाद की सूरत हाल है जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू हुई है। बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैं पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ तमाम देखने वालों का जो प्रोग्राम में मैसेजेस भेजते हैं, बज़रिए फ़ोन कॉल शामिल होते हैं, और कोशिश हमने की मुख्तसर वक्त के अंदर के देखने वालों को मौका दिया जाए। आज भी कोशिश ज़रूर की जाएगी कि प्रोग्राम देखने वालों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए, अपनी राय का इजहार करने का मौका दिया जाए। लेकिन वो सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रा काम आसान हो चुका है, तो वहाँ से आपके पैगामात मिलते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे वो पैगामात भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किए जाए। और ये भी एक गुजारिश की गई कि नाम लेकर शामिल किया जाए, या फिर माजी में जो आप देखा करते थे प्रोग्राम के दरमियान जो एक स्क्रॉल चलाया जाता था उसमें नाम मेंशन कर दिए जाते थे, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल और पेचीदा काम है फिलहाल, तो वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन ज़रूर वो सवाल अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखे जाएंगे। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत सारे मामलात हैं, आज भी मईशत से जुड़े भी मामलात हैं और सियासी नौइयत के मामलात हैं। तमाम मामलात इन पर गुफ्तगू आज यकीनन होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ आप देखते हैं प्रोग्राम्स में उनका तबसरा और तज्ज़िया सुनते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय का आप इजहार भी कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आज हमने उन्हें मदऊ कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनको भी आप हमारे प्रोग्राम्स में, बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देख रहे हैं, मईशत के हवाले से और सियासी मामलात पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। सुबह के वक्त बड़ा मुश्किल वक्त होता है, सुबह का वक्त, बिलखुसूस शहर कराची में एक जगह से दूसरी जगह जाना शायद एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने से भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। और ऐसी सूरत हाल में वो स्टूडियो तक तशरीफ़ ले आए हैं नुमान अब्दुल मजीद, हमारे बड़े अच्छे दोस्त तज्ज़ियाकार, उनको मैं खुशामदीद। नुमान, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर साहब, सूरत हाल के ऊपर क्या कहा जाए, वो
एक माजी में सिलसिला आपको याद होगा, कोई फलाना गेट्स था, कोई इधर से गेट्स में फंस जाते थे, फिर मेमो गेट से निकलते थे तो उस गेट्स में नतीजा तो खैर कुछ नहीं निकलना होता था, लेकिन वो गेट्स के दरमियान फंसे रहे। अब वो जब ज़माना थोड़ा सा तब्दील हुआ तो अब वो लीक्स का नाम उसने इख्तियार कर लिया है। तो एक लीक्स, फिर दूसरी लीक्स, अब इतनी सारी लीकेजेस हो गई हैं, लगता है ऐसा है कि हर जगह से कोई ना कोई लीकेजेस हैं। तो ये सिलसिले कब तक चलते रहेंगे? आम आदमी सवाल ये कर रहा है कि उसके मसाइल ना माजी में कभी हल हुए ना आगे हल होने वाले, इन तमाम चीज़ों से क्या हासिल हमें होने जा रहा है, ज़रा तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर साहब, देखें आपने सही कहा कि पहले गेट्स थे और उनमें से एक वाटर गेट भी था तो अभी पानी का भी बड़ा मसला आया, हमें सैलाब हुआ। और दूसरा लीक्स की बात कर रहे हैं तो पानी भी बहुत लीक हो गया, डैमों से भी लीक हो गया, झीलों से भी लीक हो गया। तो अभी एक आम सा एक वर्ड है, शायद आपने सुना होगा ना सुना, गड़समा मच गया जिसको वो कहते हैं ना लीम खिचड़ी, इस तरह से वो हर चीज़ मिक्स हुई हुई है कि कौन किस इशू पे बात की जाए, कहाँ से शुरू की जाए। मसाइल का एक अंबार लग गया है, बना दिया गया है, क्रिएट किया गया है। ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इस पे साजिशें हुई हैं, हर लेवल पे साजिश हुई है। और साजिश जो भी करता है, मैं वो साइफर वाली साजिश की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूँ कि ये साजिशें जो हैं मिल के एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। और ये सारे का सारा जो मसाइल का पहाड़ बना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आम इंसान के लिए, आम पाकिस्तानी शख्स के लिए। और वो पहाड़ उतना ही ऊंचा है जितना एक कम से कम आमदन वाला गरीब से गरीब आदमी उसके लिए। और जहाँ जहाँ कोई भी शख्स अपना थोड़ा सा वेल ऑफ है, फिर मिडिल क्लास पे आ जाएं या अब ऊपर चले जाएं बड़े अमीर लोगों की तरफ, तो वो पहाड़ उनको नज़र भी नहीं आता। और जब हम करते करते ब्यूरोक्रेट्स और उससे भी निकल के आगे हम जब सियासतदानों पे पहुंचते हैं तो उन्हें तो कुछ भी नज़र नहीं आता। उनको तो फील नहीं होता ना गाड़ी का, उनका पेट्रोल कहाँ से डल रहा है। मैंने जब पेट्रोल कोई 250 या 225 पे पहुंचा था पहली दफ़ा, तो मैं पेट्रोल तो डलवा रहा था, मगर साथ में मेरे दिल के अंदर से कुछ ऐसा हो रहा था ना कि आई थॉट कि मैं मीटर की तरफ ना देखूं, पैसे तो देने हैं मगर मीटर की तरफ ना देखूं कि मैं कहीं मेरे साथ ऑलरेडी मैं हार्ट पेशेंट हूं तो कोई मसला ना हो जाए। हकीकत बयान कर रहा हूं मैं आपको, कोई मैं उसके साथ कुछ वो नहीं कर रहा। अब ठीक, अब आदत हो गई है, अभी तकरीबन अप्रैल के बाद इतना अरसा हो गया, अब 9 अप्रैल के बाद आदत हो गई है। मगर उस वक्त मेरे साथ ये हुआ था जब पहली दफ़ा मैंने ये पेट्रोल इतना महंगा डलवाया था। तो अब मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाता था गाड़ी में, तो मैं 3 टैंकियाँ फुल करवाता था 2,500 हज़ार की पहुँच जाता जी बिल्कुल। अभी तो एक टैंकी फुल करवाता हूँ कि 11,000 11,500, इससे काम का डलता ही नहीं उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो अब आम आदमी के जो मसाइल हैं वो शुरू होते हैं। सबसे पहले आपकी 2 चीज़ें हैं, वो है एक आपका जो इन्फ्लेशन हुई है, जो डॉलर इतना ऊपर चला गया और जो पेट्रोल इतना ऊपर चला गया है। अगर पेट्रोल और डॉलर दोनों डबल फिगर में आएंगे तब मसले कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये क्योंकि आप जब एक काम करते हैं तो उसके साथ पेट्रोल, ख़ास तौर पे पेट्रोल अब जब जैसे ही महंगा होता है, दुनिया की हर चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो उसकी कीमत में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। ये हमारे माशियात ही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर होता है। मगर उसके लिए ये तो है कि जो लोग कारोबार करते हैं, कि छोटा कारोबार है या बड़ा कारोबार है, वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हम कम से कम एक रिक्शा ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर की भी बात करें तो वो जब कहता है कि जी मैंने फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह जाना है, तो पेट्रोल जब 100 रुपये लीटर है तो वो कहता है जी मैं 100 रुपये लूँगा। जब पेट्रोल 250 रुपये लीटर है तो वो कहता है कि जी मैं 250 रुपये लूँगा। अपना मार्जिन उसने एक रखना है और प्लस उसने ऊपर भी मार्जिन करना है। आपने जाना है तो जाएँ, नहीं जाना तो ना जाएँ। यहाँ पे जो मसाइल होते हैं वो तनख्वाहदार तबके के लिए होते हैं, और उसमें भी ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं। जो गवर्नमेंट के होती है उनके साथ ये है कि उनकी इंक्रीमेंट भी लग जाती है, तनख्वाह में सालाना कोई ना कोई बजट में इजाफा 5-10% हो जाता है। मगर जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें उस रेशो से नहीं बढ़ती, तो वहाँ पे ये मसला होता है। तो ये जितने भी मसाइल हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे
जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ को सोचना चाहिए। मगर मसला ये है कि हमारे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर दिन में हमारे पास 48 आवर्स होते हैं तो बाकी जो बचे हुए 24 घंटे हैं उनके लिए पॉलिटिशियंस को ये वक्त मिल जाता कि वो, या जो भी हमारे बड़े, सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, जो भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं, जिस लेवल पे भी कोई बंदा सोच सकता है, इवन जो हमारे मुफक्रीन हैं, जो वैसे ही आम के तजिया करने वाले, या टीवी चैनल्स पे आके बैठने वाले, जो अच्छी बातें करने वाले हैं, जो जैसे जो बगैर किसी सियासत की भी बातें करने वाले हैं, उनके पास भी 24 घंटे के अलावा 24 घंटे होने चाहिए थे जिसमें इन मसाइल को देखते, क्योंकि जो उनके पास 24 घंटे ऑलरेडी मौजूद है, जो एक निज़ाम के तहत उनको मिले, उसमें वो सियासत और एक दूसरे की रशाकसी के ये क्यों आ गया, ये क्यों चला गया, वो वज़ीर आज़म क्यों बन गया, मैं वज़ीर आज़म से क्यों उतर गया, ये लेटर आ गया, वो उस जहाज़ में आ गया, ये इस जहाज़ में क्यों गया, ये मेरे खर्चे पे गया, ये उस होटल में ठहरा। तो ये नहीं कि वो बातें गलत हैं, ये उनको नहीं करनी चाहिए, मगर उसके लिए इतना मुकर्रर करें ना, उसको 6 घंटे दें, और 6 घंटे आप अवाम के मसाइल को भी दें। अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। सड़कें पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा काम हुआ, अभी कराची की सड़कें वहीं पे टूटी फूटी हैं। बाकी जो अब देखें, अभी जो सैलाब आया है, सैलाब के ऊपर जो जितना भी नुकसान हुआ है, उसके ऊपर इनको बेस से सोचना चाहिए कि इसको आइंदा, जो 2010 में इतना बड़ा सैलाब आया था इस सिंध में, और उसके बाद उससे पहले शायद 99 में भी इस तरह बहुत सैलाब आया था, स्पेशली कोस्टल एरिया में जो तूफ़ान आया था। तो इन चीज़ों को देख के इनको देखना चाहिए कि इस जो आने वाली जो चीज़ें हैं, ये जिसको कुदरती आफात जो होती हैं वो कोई और चीज़ होती है। अब कुदरत के काम में मदाखलत करना, एक नेचुरल एक रास्ता मिला हुआ है पानी को, पानी, अब आपके पास पानी आमतौर पे शायद 2 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं ना साफ पानी जो नेचुरल दरियाओं के होते हैं, एक होते हैं ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है सिर्फ बारिशों में इस्तेमाल होता है, या आपका जो शहरों में जो गंदा पानी है उसके ड्रेनेज सिस्टम होता है। इसको जब आप ब्लॉक करेंगे, इन चीज़ों को, नेचर को ब्लॉक करेंगे, या आप जो अपने शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करेंगे, तो यही हाल होगा जो अभी सैलाब से हुआ है। बिल्कुल ठीक है। नोमान साहब, अब ये एक सवाल पूछा जाता है, डॉलर इकोनॉमी, अब आपके यहाँ हर चीज़ डॉलर पैक्ट है, बड़ा मुश्किल है समझना, लोगों को एक्सप्लेन करना, उसकी जब कदर में कमी होती है तो उसके असरात क्या होंगे, हमें किस शक्ल में रिलीफ मिलेगा, ये पहले चाहूँगा थोड़ा सा बयान कीजिए। फिर एक और बड़ा पेचीदा सवाल जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने भेजा है, वो ये चाहते हैं कि ये डॉलर के ऊपर रिलाय कब तक करते रहेंगे, क्या ये मुमकिन होगा गोइंग फॉरवर्ड कि हम डॉलर से हट के किसी और करेंसी में अपनी एसेट बैक बनाएं, क्या ये मुमकिन है, क्या हम उस सर्किल के अंदर दाखिल हो सकते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा तफसीलन इसका तफसील कीजिए। देखें, डॉलर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, आप समझ लें कि हमारी ट्रेड है तकरीबन 35 अरब डॉलर की, 70 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट है, तो आपकी आधे आधे का फ़र्क है। इस वक्त आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें, उसके रॉ मटेरियल्स हो गए, उसकी मशीनरी हो गई, उसके ऑपरेटिंग आइटम्स हो गए, ये सब एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है, और जो भी इंपोर्ट बेस्ड है वो चीज़ आपकी डॉलर बेस्ड है। ऑटोमेटिकली जब आपका डॉलर एप्रिसिएशन होता है तो उसका आपका एक जो इम्पैक्ट है आम आदमी के लिए हर चीज़ के अंदर होता है। आप छोटी सी चीज़ें उठा के लेखें, आप अपनी दवाएं देख लें, आप अपने कंज्यूमर गुड्स का आइटम देख लें, उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो सब के सब जो है ना वो इम्पोर्टेड है। तो जब तक पहली चीज़ तो ये है कि आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके मुल्क में आपके चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ये इंडस्ट्रीज आपके मुल्क में नहीं लगेंगी, तब तक आपकी डॉलर से जान नहीं छोड़ सकती। ये तो हो गया इसका आसान सा सवाल। अब वो कैसी, उसका वो एक अलग तफसील है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री कैसे लग सकती है। इंडस्ट्री ना लगने की वजह ये है कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है और हमारे मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी नहीं है, ठीक है ना जी। इकनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। अभी वो डार साहब दोबारा वापस आए हैं, और डार साहब जो लास्ट टाइम गए थे वो समझ लें कि 9 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, अगर इंक्लूडिंग डार साहब के 5 साल में। तो अगर 9 फाइनेंस मिनिस्टर आपके चेंज होंगे तो इकनॉमिक पॉलिसी कैसे आपकी कंसिस्टेंट होगी। 5-6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए इन द मीन टाइम। तो बात ये है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं आया, हमारे मुल्क में भी नहीं आ सकता, ठीक है जी। और इसी से जब माशी इस्तेहकाम आता है, पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है, तो उसी से आपकी इंडस्ट्री भी लगना शुरू होती है।
इंडस्ट्री लगती है तो ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री भी अगेन फोकस लगनी चाहिए, इंपोर्ट बेस नहीं लगनी चाहिए, ताकि वो लोकल रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करे, लाइक एग्रीकल्चर है, आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो इंडस्ट्री की प्लानिंग की बड़ी फोकस होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो आज तक कभी इंडस्ट्री की कोई प्लानिंग फोकस नज़र नहीं आए, शायद 60s में हुई होगी। दूसरा सवाल आपने कहा कि जो पेचीदा सवाल है कि भाई जो है ना डॉलर है, देखिए जो लोग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को या इंटरनेशनल रिजर्व मैनेजमेंट को समझते हैं, ये एक सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन है कि दुनिया के IMF एक ग्लोबल रिजर्व्स का जो है एक ब्रेकअप जो प्रेजेंट करता है, तकरीबन दुनिया के 65 to 70% जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं वो US डॉलर्स के अंदर हैं। दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के, चाइना भी जो अपना रिजर्व मेंटेन करता है वो US डॉलर में ही करता है। तो ये कहना कि हम डॉलर से हट के कोई और करेंसी कर लेंगे, हाँ अब कुछ लोगों ने जिसे कहते हैं अपनी लोकल करेंसीज के अंदर या बायलैटरल करेंसीज पर थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान की इकॉनमी का आप नौयत देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी की नौयत क्या है। देखिए पाकिस्तान जो है 4 इकॉनमी के बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, आपकी रेमिटेंसेज हैं, आपकी इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है जी। आपके जो इंपोर्ट्स हैं उसका मेजर चंक जो है वो डॉलर बेस्ड है, यानी कि आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अदायगी उसकी आपको डॉलर में ही करनी है, ठीक है ना जी। इस आप एग्री कमोडिटीज़ भी जो आप इंपोर्ट करते हैं वो मेनली डॉलर बेस्ड आपको करनी होती है। थोड़ा बहुत जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से कहीं गंदम मंगवाते हैं या कुछ करते हैं या कनाडा से मंगाते हैं, तो उसकी भी जो आपकी दालें जो हैं, दालें जिन कंट्रीज से आती हैं, दालें आपकी ग़ालिबन कनाडा से ही आती हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये भी डॉलर बेस्ड पेमेंट्स करनी होती हैं। तो अगर आपने मुल्क में जो इंपोर्ट्स करनी है और एक इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और आपने पेमेंट्स डॉलर्स में करनी है, तो आपको ज़ाहिर है कि डॉलर ही मेंटेन करना पड़ेगा। जिन कंट्रीज़ ने बायलैटरल करेंसी स्वैप्स किए भी हैं, मिसाल के तौर पर, तो वो सूरत में होता है कि मिसाल के तौर पर जो चीज़ें आप चाइना से मंगा रहे हैं, तो आप क्या होगा कि आप चाइनीज़ युआन इतने रख लेंगे कि भाई आप जो है हमें जब पेमेंट करने का वक्त आएगा तो हम चाइनीज़ युआन में कर देंगे। लेकिन अगर आपकी सारी इंपोर्ट्स हैं ही उसके अंदर डॉलर के अंदर, सही ना। अच्छा, बाकी जो आपकी ये इंपोर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर चाइनीज़ हैं जो आपके 10-12 बिलियन डॉलर का सामान आप चाइना से मंगाते हैं, जो कंज्यूमेबल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, हाँ उसके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाई जा सकती है, मैं समझता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि चाइनीज़ आर वेरी हैप्पी, चाइना के मैंने कहा कि ज़्यादातर जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स के अंदर ही पड़े हुए हैं। हाँ लेकिन अब ये है कि दोनों कंट्रीज़ ने एक बायलैटरल करेंसी स्वैप के अरेंजमेंट्स कर ली हैं, जिसके ज़रिए से आप लोकल करेंसीज में कर सकते हैं। लेकिन बात ये उसके अंदर भी आपने चाइनीज़ युआन ही ख़रीदना है। तो इम्पॉर्टेंट मसला ये नहीं है कि आपने डॉलर लेना है या चाइनीज़ युआन लेना है, फॉरेन करेंसी तो फॉरेन करेंसी है। चाइनीज़ युआन भी आपने इंटरनेशनल मार्केट से जाके खरीदना है, जो प्रिवेलिंग रेट होगा उससे ही लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इंपोर्ट की रिलायंस कम करें, लोकल इंडस्ट्री लगे, लोकल इंडस्ट्री लगेगी, इंपोर्ट की रिलायंस कम होगी तो आपका जो है मसाइल हल होंगे। डॉलर या नॉन डॉलर का मसला नहीं होगा, एक चीज़। अब आप देखेंगे आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, अब आपकी एक्सपोर्ट्स जो आप 35 बिलियन डॉलर की तकरीबन करते हैं, वो सारी की सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, सारी एक्सपोर्ट्स आपकी डॉलर डिनोमिनेटेड। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि डॉलर में माल बेच के पर उसको चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट कर लें, आपको डॉलर में ही पैसे आते हैं, ठीक है ना। आप जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स करते हैं तकरीबन 20 अरब डॉलर की, वो किसे करते हैं आप US और यूरोप को करते हैं ज़्यादातर, चाइना को तो नहीं करता, एशिया को तो नहीं करते आप। तो सारी आपकी जो एक्सपोर्ट रिलायंस है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है, वो सब की सारी आपकी UK और US है। अच्छा, बाज़ लोग कहेंगे हम बाकी जगहों पे क्यों नहीं, हाँ करना चाहिए, उसकी भी वजूहत है। हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस है ही नहीं, आपकी कंट्री में ऐसा क्या सामान है जो आप बना के भेजेंगे, इंडस्ट्री नहीं है आपके पास। हाँ एग्री आप थोड़ा बहुत बेसिक फॉर्म में कर सकते हैं, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज होती तो आप उसी एग्री को प्रोसेस करके दुनिया भर को बेच सकते थे। छोटे छोटे मालिक हैं, यूरोप के स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, आपके नेदरलैंड्स है, वो छोटी इकॉनमीज़ है, लेकिन एग्री से वो चीज़ बना के, दूध बना के, मिल्क पाउडर बना के दुनिया भर में बेचते हैं। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हम चौथे पाँचवां मिल्क प्रोड्यूसर है, मिल्क पाउडर ही नहीं बनता हमारे पास मिल्क पाउडर तक हम जो है इंपोर्ट करते हैं, भाई कैसे काम चलेगा। अच्छा, अब आप इसके आप देखें रेमिटेंसेज, आप देखें कि आपकी तक रेमिटेंसेज जो 35 बिलियन डॉलर की आती हैं, ये भी सब डॉलर की फॉर्म में आती हैं और डॉलर बेस्ड कंट्रीज से आती हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज का अगर आप ब्रेकअप देखें तो 65% आपकी जो रेमिटेंस है ना वो आती है गल्फ कंट्रीज से। और आप जानते हैं कि गल्फ की करेंसीज जो है वो डॉलर बैक्ड हैं, तो जो पैसा गल्फ से आता है वो डॉलर्स की फॉर्म में ही आता है, ठीक है ना जी। चाहे वो AED हो, सऊदी रियाल हो, जो भी हो, लेकिन बेस करेंसी उसके भी अंडरलाइन करेंसी डॉलर ही है कि वो सारी करेंसी डॉलर से पैक्ड हैं। अच्छा, बाकी 30% आपका जो आता है 65 के बाद 30% वो आपका तकरीबन आता है UK और US वगैरह से और कनाडा से, UK US एंड कनाडा जो वेस्ट से आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से आता है। और बाकी 3-4% आपका मलेशिया और उधर छोटे छोटे मालिक जहाँ पाकिस्तानी पॉकेट्स में फैले हुए वहाँ से आता है। तो बात ये है कि आपकी रेमिटेंसेज भी डॉलर बेस्ड हैं। तो ये कहना कि हम अपनी डॉलर ट्रेड को या डॉलर रिजर्व्स को डॉलर से डाइवर्सिफाई कर डॉलर से जान छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, मुमकिन नहीं। डॉलर से जान, मसला डॉलर से जान छुड़ाने का नहीं है, ठीक है ना। चाइना भी डॉलर बेस्ड ट्रेड करता है, लेकिन चाइना के पास 3 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। इंडिया भी डॉलर बेस्ड करता है, इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, लेकिन 250 बिलियन डॉलर के IT एक्सपोर्ट UK US यूरोप को करते हैं।
बात मसला ये है कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। दो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो वो इंडस्ट्री नहीं है कि जो हमारे लोकल रॉ मटेरियल की बेस पर, मिसाल के एग्रीकल्चर है, आपने एग्री सेक्टर का आपका जो बिल है साल का, अगर सारे एग्री के आइटम्स को बनाए $15 बिलियन बनता है। आपका यही करंट अकाउंट डेफिसिट है। यानी एग्री की पूरी वैल्यू चेन को अगर डोमेस्टिकेट कर लें, लोकल कर लें, आपका करंट अकाउंट का मसला हल हो जाएगा। बाकी फॉरेन तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगी, क्योंकि जब हम साइंस को देखते हैं तो हमारे पास वो कोई भी ऐसा फैक्टर हमारे पास नहीं है, ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ना हमारा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और न जाने कितने ऐसे प्रॉब्लम है। हमारी इंपोर्ट सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी है। ये तमाम चीजें जब इनकर्ड होती है तो कैसे मुमकिन होगा कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, क्योंकि कंसिडरेशन में तो किसी गवर्नमेंट के नजर आ नहीं रहा। देखिए, अगर गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में नहीं है ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी प्लानिंग नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे ही ना, गवर्नमेंट इंडस्ट्री पे काम ही ना करना चाहे, तो आप क्या करेंगे? लेकिन अपैरेंटली कुछ लोग तो बात करते हुए नजर आते हैं कि वो शायद इसके हक में, और कुछ हक में तो कौन नहीं होगा? ऐसा मुझे बताया ना, कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा सियासतदान, कौन सा ब्यूरोक्रेट, कौन सा बैंकर ये कहेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला ये कि सब कहेंगे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन आपकी इंडस्ट्री, देखिए मसला क्या होता है, इंडस्ट्री लगाना सिर्फ इंडस्ट्री लगाना मकसद नहीं होता, फोकस इंडस्ट्री लगाना मकसद। कि आपका मुल्क जो है, दुनिया के जिन मुल्कों ने अपनी इंडस्ट्रियल प्लानिंग की ना, चाहे वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज देखना, उन्होंने फोकस इंडस्ट्रियल प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे मुल्क को सूट करती हैं, हमारी इकॉनमी को सूट करती हैं। मिसाल की तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी में आपके पास कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि एबंडेंट है, वो है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है ना, आप एग्री के यील्ड्स को ठीक करें, एग्री का नेटवर्क ठीक करें, ठीक है ना, एग्री की वेयर हाउसिंग सही करें, पैकेजिंग सही करें, और एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज रहेंगे, वो भी एग्रो हब्स में। ऑटोमेटिकली आप 20-15, तो ये मैं कह रहा हूँ जो सब्सटीट्यूशन है, आप आराम से $40-50 बिलियन की जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन डॉलर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी नुमान इसकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़रा कि मुमकिन कैसे होगा। अनवर साहब ये फरमाइए, अभी जैसे सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं, अभी शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, अभी तो बात मांगने तांगने पर ही है। अब ये सूरत हाल आगे कितनी देर रहती है, ये इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। फरमाइएगा, अब यहाँ तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नुमान ने जितनी भी बातें की हैं उसकी बुनियाद ये है कि जब तक आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये तमाम चीज़ें कोई भी नहीं कर सकेगा। हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। कैसे सूरत हाल बेहतर होगी? देखें यासर साहब, ये जो अभी सैलाब आया है ना, तो इसमें आपने बिल्कुल ये सही फरमाया कि इसका नुकसान का अभी तक अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका। तो ख़ास तौर पे जो हमारा इंटीरियर सिंध में जो बलूचिस्तान के साथ इलाके अटैच होते हैं, दादू और उससे ऊपर के इलाके, वहाँ पे तो पूरे गांव जो हैं वो पानी के अंदर चले गए हैं, और ना सिर्फ वो, उनकी फसलें भी पानी में चली गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाना अभी बड़ा, इस पर वक्त लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एक हमारे वी आर लैकिंग इन गवर्नेंस। जब गवर्नेंस के अंदर हम लैक करते हैं तो उसमें है कि हमें गवर्नेंस चाहिए, बल्कि हमें गुड गवर्नेंस की तरफ जाना होगा। जब हमारा अपना निज़ाम सही होगा तो हमें इन चीज़ों में भी इतना टाइम नहीं लगता। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक डिवीजन है जो ये वाले काम करता है, मगर वो भी कितना काम कर सकेगा जब तक कि हमारे देखिए बिल्कुल रूट लेवल पे, निचले गली मोहल्ले लेवल तक के कोई हमारे पास नुमाइंदे नहीं होंगे। तो ऊपर से हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है वो बंद तो गया, मगर उसके अंदर इतने ड्रॉबैक्स हैं। अभी इलेक्शन होने थे, वो अभी नहीं हुए। तो ये सारे के सारे काम छोटे लेवल पे गवर्नमेंट, जो मतलब सिंध की अगर बात करें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कराची में बैठ के आप दादू को या उस तरफ थरपारकर को, इन चीज़ों को इस तरह से कंट्रोल करें। आपके निचले लेवल तक, ग्राउंड तक जो होते हैं, आपकी आंखें और कान होते हैं, वो लोग जो ये करते हैं। तो जब तक गवर्नेंस के ऊपर हम नहीं जाएंगे तो हम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेंगे। अभी हमें इसका अंदाज़ा लगाना, और ये जो नुकसान हुआ है ये इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इस पर कई साल लग जाएंगे। और अल्लाह ना करे कि ये इतने हमारे साल लगने के बाद दोबारा अगले साल अगर इस तरह ज़्यादा बारिशें होती हैं, और जो लोग बता रहे हैं जो एनवायरमेंटल चेंज आ रही है, ग्लोबल चेंजिंग हो रही है इसके अंदर, मौसम के अंदर, तो उसमें कह रहे हैं कि जी अगले साल मज़ीद ज़्यादा होगा। जो हमारी तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसमियाती, तो अगर अगले साल इससे भी ज़्यादा होगा तो उसके अभी से क्या
कोई वो भी टीम बैठी है कि कोई इसके ऊपर बात करने के लिए कि अभी इसी सैलाब को देखते रहेंगे? अभी ये अगर ये 1 साल इमदाद करते करते अभी इमदाद दे रहे होंगे, थैले पकड़ा रहे होंगे, ये थैले पकड़ाने से या इस तरह से लोकल जो हमारे लोग काम करते हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अच्छा करते हैं। कोई होता है ना, दिल के अंदर दर्द होता है दूसरे लोगों का करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारा जो शहर कराची है ना, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए जब भी कुछ होता है पूरे इधर से होता है। मैं ज़लज़ले में मैं खुद मौजूद था मानसेरा के मुख्तलिफ गाँव में, तो मैं तो फ़ौज की तरफ से वो इमदाद ले के मैं दे रहा था, मगर मैंने देखा वहाँ पे आता कि हमारी यहाँ की जो कराची की उस वक़्त बड़ी सियासी जमात थी MQM, वो उसके हर बंदा हर जगह लगा हुआ था, जमात इस्लामी के लोग हर जगह पे लगे हुए थे। तो वो नो डाउट कि कराची के हर शहरी के अंदर ये दर्द मौजूद है कि वो करें, मगर ये अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें तो ये थैला पकड़ा के उससे मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि आप बिल्कुल रूट काज जो उसकी है, उसकी वजह क्या है, उसको देखेंगे कि आइंदा से ये वाकया ना हो। अगर हो तो वो कम से कम और उसको हम जल्दी उसके डैमेजेस को कवर करें, चीज़ों को रिकवर करें। मगर हमारी वो सोच उस तरफ जाती नहीं है कि वो अभी अब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो यही देख रहे हैं कि अगस्त 2023 तक हम कैसे अपना गुजारा करें, सर्वाइवल कैसे हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और दीगर मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। खासतौर पे आपके जो सवालात हैं, मेरी कोशिश है कि प्रोग्राम को उसका हिस्सा बनाया जाए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी मुल्क की इस वक्त सियासी और मौशी सूरत हाल के हवाले से। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और ये जानना हम सब के लिए ज़रूरी है कि आखिर ये हालात जो हैं वो हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और सबसे बुनियादी सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है हर फोरम पे कि ये मौशी सूरत हाल आखिर कैसे बेहतर होगी। नुमान अब्दुल मजीद साहब तशरीफ़ फरमाए, कुछ देर पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी इसी मामले पे। नुमान, ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर अनथिंकेबल हो गया है और लगता ऐसा है कि ये शायद अब किसी के बस के बात है नहीं कि इकॉनमी को ठीक कर सके, कंसिस्टेंट ग्रोथ के फिगर्स को अचीव कर सके। क्योंकि मैं इन तमाम मामलात पे पिछले कोई 10-1 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ और तब से ये जो वॉलेटिलिटी है यही प्रिवेल कर रही है। अभी तक मैंने कहीं पर कंसिस्टेंट ग्रोथ या कहीं पे कंसिस्टेंट फिगर्स जो है वो नहीं देखे। एक साल हमारा अच्छा जाता है, दूसरे साल में हम डिचेस में होते हैं, फिर अगले साल हम थोड़ा सा सर्वाइविंग उसमें आ जाते हैं, मोड पे वो सर्वाइवल होता है, फिर हम नीचे चले जाते हैं, फिर कहीं एक स्पाइक आती है, फिर ये होता है। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या ये प्रॉब्लम? वैसे तो बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इसका आप एनालिसिस कीजिए। पाकिस्तान में ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं आती। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि रूट कॉज ये है कि अगर आपके 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक मिसाल है ना कि अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाएँ और बैंक से कहें मुझे 5 साल का लोन चाहिए, तो आपको रीपेमेंट प्लान भी 5 साल के देना पड़ेगा ना, अपने फाइनेंशियली 5 साल के बताने पड़ेंगे। आप दुनिया से लोन लेने जाए 5 साल का और कहें कि दुनिया को पता है ये तो 6 महीने का फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना? अगले इलेक्शन जो है वो होने हैं। इस वक्त टोटल जो फोकस है वो क्या है? पाकिस्तान की आप पिछले कम से कम 15 साल की तारीख देखें, एटलीस्ट 2007 से लेकर अब तक का देखें, एटलीस्ट हमेशा इलेक्शन ईयर में इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया जाता है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट, प्लानिंग, फंडामेंटल के अगेंस्ट सारे जो है फिस्कल डेफिसिट उसको ख़राब करके किया जाता है। अब देखिए अगले साल इलेक्शन ईयर है, सबसे बड़ा मसला क्या है करंट गवर्नमेंट के लिए? वो है पॉलिटिकल डैमेज। इकोनॉमी का मसला, उनकी इकोनॉमी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, उनको पता है पॉलिटिकल डैमेज है। PMLN की एक रेपुटेशन रही है कि आते हैं तो जो है ना इकोनॉमी को कंटिन्यूस, लेकिन भाई बात ही वो रेपुटेशन डैमेज हो गई इस मरतबा, क्योंकि आपका जो है डॉलर कंट्रोल से बाहर हो गया। डॉलर बाहर हुआ तो पेट्रोल भी कंट्रोल से बाहर हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब वो कोशिश करेंगे डार साहब जो है ना उसको, लेकिन डार साहब के पास भी ऑप्शन क्या है? इसकी मैं आपको छोटी सी इकोनॉमिक्स बेसिक मैथमेटिक्स की बात करना है। लास्ट टाइम जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त पाकिस्तान की जो एवरेज बोरोइंग थी ना ग्लोबल, वो बहुत कम थी, ठीक है ना जी। तो दुनिया से बोरो किए पैसे, इकॉनमी पंप किए, बोरो किए, पंप किए।
चल रहा था काम। यही वजह थी कि इमरान खान ने टेक ओवर किया तो उस वक्त बोरिंग कैपेसिटी बस्ट हो गई थी। तो 4-6 महीने इमरान खान 6-8 महीने आपको याद होगा जब डॉलर 100 से 150 पे गया है तो वही पैनिक की सूरत हाल थी, ठीक है ना। जब डार साहब और नवाज शरीफ गवर्नमेंट गई थी, SPMN की गवर्नमेंट गई थी और इमरान खान ने टेक ओवर किया तो पहले 6-8 महीने थे, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था हम करें तो क्या करें। इस वक्त भी बात यह है कि आपकी जो है मसला इस वक्त थोड़ा सा फ़र्क क्यों है कि जो दुनिया ये चाह रही है कि आप हमसे जो भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अग्री कर रहे हैं, आप हमसे जो कॉन्वेनेंट्स कर रहे हैं, वो आप हमें ये एश्योरेंस दे दें कि आप 3 साल या 5 साल पूरे करेंगे उसको। आप ये देखें पिछले 1 साल की या 6 महीने की आप बात देखें कि IMF साहब ने कितने प्रोग्राम्स नेगोशिएट किए। एवरी टाइम ऑलमोस्ट इज अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर जो जाता है उनसे नेगोशिएट करने के लिए। तो भाई बात ये IMF भी कहेगा ना भाई आप हमसे जो है एक मुआहिदा करके जाते हैं, हमारा मत्सर खपा के जाते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने, पूरी टीमें आपकी यहाँ वाशिंगटन में बैठ के पार्टी कर रही होती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद एक नया बंदा आ जाता है, ठीक है ना। तो कहता है आपने तो पार्टी चल रही है, हमारे हम जो पैसा आपको देते हैं वो तो आपने घूमने फिरने पे आप खर्च। देखिए ना हमारे यहाँ भी है 73 वजीर है हमारी काबीना में। कोई गरीब मुल्क, या तो हम गरीब मुल्क नहीं है, 73 अभी जो पिछले दिन इरफान कादिर साहब के अपॉइंटमेंट 73 वजीर है हमारी काबीना में। भाई क्या ये गरीब मुल्क 73 वजीरों की काबीना और ये सब घूमते फिरते रहते हैं। उसके अलावा सेनेट की कायमा कमेटीज अलग हैं और नेशनल कायमा के उसके चेयरमैन अलग हैं, उसके मेंबरान अलग हैं, उन सब का जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो सरकारी खर्चे पर है, ठीक है ना। तो भाई ये मुल्क कैसे चलेगा? इतनी अंधी होगी जिस मुल्क में, इतना अंधेर नगरी होगी तो वो ये मुल्क कैसे चलेगा। तो बात ये है कि जिस मुल्क में इंटेग्रिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नामी कोई शय ना हो और दुनिया देख रही है कि हम जो भी पैसा देते हैं आपके सारे जो सियासतदान हैं उनकी प्रॉपर्टियां बाहर हैं, तो भाई आपको पता है दुनिया को एक अंदाजा है कि जो डॉलर आपको देंगे भी ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर चले जाने हैं। तो भाई वो क्यों पैसे देंगे? भाई जिन लोगों ने हराम का पैसा है किसी के पास जो आपको देगा, तो इस वक्त दुनिया का एतबार आप से खत्म हो गया। उनको पता है कि जो पैसे हम देंगे, मैं किसी और प्रोग्राम में तो मुझसे पूछा कि नुमानी 31 बिलियन डॉलर की हमारी डेट रिपेमेंट्स कैसे होंगी। मैंने कहा देखें वो तो दुनिया को ही पता है कि हमने देने नहीं है और हमने भी वो एज्यूम किया हुआ है कि वो तो रोल ओवर ही होना है। असल मसला वो डेट रिपेमेंट्स का नहीं है। बात तो ये कि जो करंट अकाउंट है, जो आपने करंट अकाउंट वो होता है जो आपको डे टू डे कंट्री चलाने के लिए जो डॉलर चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, दैट्स इसी जो करंट अकाउंट कहा जाता है कि उसमें डे टू डे बेसिस पे जो है ना जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्री के चलाने के लिए चाहिए होता है। आपको तो ऑपरेटिंग कंट्री को ऑपरेट करने के पैसे नहीं है और दुनिया आपको लोन देने को तैयार नहीं है, तो कैसे होगा? ये उसी सूरत में होगा कि आप दुनिया को प्लान दें कि भाई 6 महीने का प्लान ये है, साल का ये है, 3 साल का ये है। इन मेजर्स के थ्रू हम जो है अपने मामलात को ठीक कर लेंगे, इसको कंट्रोल में कर लेंगे। बोरिंग इज नेवर, आपको देखें फाइनेंशियल मार्केट्स में आप जाएं, इंटरनेशनल बोरिंग इज नॉट एन इशू। पैसा उठाना दुनिया में, लेकिन जब भी आप पैसा उठाने जाते हैं यू हैव टू हैव द राइट प्रपोजल। अभी पिछले दिन एक बहुत अच्छी कंपनी पाकिस्तान की, क्योंकि आप जानते हैं मेरी फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की है, तो मैं फंड रेजिंग के हवाले से एक बहुत अच्छी कंपनी पाकिस्तान की थी मेरे पास आई। मैंने कुछ अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक से बात की ट्रांजैक्शन के ऊपर, उन्होंने कहा हमने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में देखा है कि तो उनका सिर्फ एक जवाब है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वेट एंड वॉच बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। बात ये है और एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, बात ये है कि ये वेट एंड वॉच कब तक चलेगा? ये वेट एंड वॉच इसलिए चल रहा है कि आपके पास पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब नहीं होंगे। अच्छा आपका जो है सबको पता है कि भाई जो भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लान लेके आ रही है वो अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए लेके आ रही है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कोई है नहीं। कल को इंटरिम गवर्नमेंट कैसे आएगी, नहीं आएगी। और इंटरिम गवर्नमेंट में आप आएगी ना, जब भी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी आप एज्यूम कर लें कि जब भी इंटरिम गवर्नमेंट आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई है, रुपया डेप्रिशिएट हुआ है। उसकी वजह ये कि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे होते और पॉलिटिकल कंबशन कोई होती ही नहीं है। तो अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही जाएंगे और फिर टोपी ड्रामा शुरू हो जाएगा। लास्ट टाइम भी जो डॉलर की प्राइसेस के अंदर एप्रिसिएशन आई थी ना, वो रिमेंबर कि वो जो इंटरम सेटअप आया था उसी टाइम पर हुआ था। उसकी वजह है ना यासर, उसकी वजह ये है कि ये आर्टिफिशियली डॉलर को लोन रखा हुआ होता है हमारी गवर्नमेंट्स ने। आप आर्टिफिशियल लोन ना रखें, फंडामेंटल सपोर्ट कर नहीं रहे होते, फंडामेंटल्स पे कोई काम नहीं करता। और फंडामेंटल्स भी भाई 3 से 5 साल की गेम है, लेकिन कोई 3 से अभी आप मुझे लग रहा है 3 से 5 साल के अंदर इंटैक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली हो सकते हैं यार, आप कम से कम पैरों पे खड़े हो सकते हैं। 3 से 5 साल के अंदर आप स्टेबलाइज हो जाएंगे। आप ये नहीं होगा कि आप चाइना बन जाएंगे। फिर ये प्रॉब्लम है कि नई गवर्नमेंट आकर फ्रेमवर्क चेंज करेगी, फिर से नई पॉलिसीज इंडक्ट की जाएंगी। तो अब ये सिलसिला अगर अनवर भाई होगा तो फिर मामला कैसे होगा? नमान और हम इस मामले पर और आपके साथ भी डिस्कशन, नई टीम होगी ना। देखिए नया ब्रेन होगा ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं आएगा। मैंने कहा 8-9 फाइनेंस मिनिस्टरों को दर्जन से ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी आप चेंज कर चुके हैं। ये सही कह रहे हैं नुमान, सही कह रहे हैं कि ये जब अभी अगस्त में अगर इलेक्शन होते हैं अपने टाइम पे और उससे पहले होते हैं और बात है, तो वो नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, अब वो नई पॉलिसी होगी, सारा कुछ होगा। तो वो ये वही बात है, ये
डाकिज़म पे चल रहा है, पूरी कंट्री डाकिज़म पे चल रही है, इसके जितनी मीशियत है वो डाकिज़म पे चल रही है। पॉलिटिकल हमारी स्टेबिलिटी तब भी आ सकती है कि अगर आप 5 साल के लिए एक वज़ीर-ए-आज़म को, एक वज़ीर ख़ारजा को, फ़ाइनेंस मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, ये की अपॉइंटमेंट है जो चार पाँच ऐसे ये जो अपॉइंटमेंट है इनको आप रखें कि आपके पास अभी सोच नहीं है। ये हम चलें, हम इस वक्त हम तीनों पार्टियों की मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये अभी से सोच के रखें, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो ये हमारा वज़ीर ख़ारजा होगा, ये हमारा वो होगा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये हमारा वज़ीर दफ़ा होगा, ये इंटीरियर मिनिस्टर होगा। ये बंदे सही चल सकते हैं। मगर होता ये है कि वो जिस वक्त इधर उधर से तोड़ फोड़ के oblige करना, नुमान भाई से मैं डिसएग्री करता हूँ कि 73 मिनिस्टर हैं, रात को आखिरी खबर पर 74 थे और आज या कल इसको पूरी इनकी कौन सी जुबली होती है, प्लेटिनियम जुबली होने वाली है, 75 होने वाली हैं, 74 हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में 1947 14 अगस्त से लेकर आज तक 74 मिनिस्टर कभी भी नहीं थे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। ये पहली दफ़ा हुआ है, ये तो अभी आखिरी 74 मिनिस्टर बना है। तो इस तरह से आप देखें, मिनिस्टर बनाना वैसे कहने को तो बड़ा आसान है कि वो एक मिनिस्टर बन गया तो क्या हो गया। उस एक मिनिस्टर के साथ जो उसका पोर्टफोलियो होता है, जो उसकी प्रोटोकॉल होता है, जो उसकी सहूलियात होती हैं, अगर आप उनको गिनना चुनना कर रहे हैं, जिस वक्त वो इससे अपनी मिनिस्टरशिप से हटते हैं, उसके बाद के उनको जो मिलता है आइंदा के लिए, तो वो कहाँ जाएगा। ये ऐसे तो डाकिज़म पे तो नहीं है। तो ये सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि हम किस तरह से, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर डॉलर भी नीचे आएगा, पेट्रोल भी सही होगा और मीशत भी सही होगी। सबसे पहले हमारी बुनियाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। हमारे बड़े सोचते तो ये हालात होते हैं हमारे मुल्क के। ठीक है जी, ये मौजूद जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन ये बातें ज़रूरी हैं जी, यही मसला है और इसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बातें तो और बहुत सारी हैं, दिल करता है कि वो तमाम बातें अभी की जाए, लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है। ब्रेक के लिए जाना होगा क्योंकि दूसरे सेगमेंट की तरफ हमने बढ़ना है। कुछ और दीगर मामला हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अनवर खुर्शीद साहब का, उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, नुमान अब्दुल मजीद का। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिला होगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।